तहलका अंगेज खबर कि आखिर एमक्यूएम के लापता कारकुनान के हवाले से कोर्ट ने मुकदमा तो सुना, लेकिन उस मुकदमे में हुआ क्या, क्या हुआ उस मुकदमे में, किस किस को नोटिस दिए गए और एमक्यूएम लंदन के उन कारकुनान के साथ क्या मामला हुए, ये आगे चलकर बताने वाला हूं। मगर एक बंद कमरे की खबर जो मैंने आपको कल दी थी, मैंने कल आपसे कहा था कि 4 टन का एसी लगा हुआ था, कमरे के अंदर 13-14 लोग मौजूद थे। फरियाल तारपुर आसिफ अली सरदारी की बहन, मशहूर जिसे अली के नाम से जाना जाता है, इस वक्त की ताकतवर तरीन खातून, इसने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। और मैंने कल अपने प्रोग्राम में आपसे कहा था कि उसमें कहा गया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर मुर्तजा के बेटे के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए। अब मैं लाया हूं उस मीटिंग का एक और पहलू, उसमें एमक्यूएम के किन 4 लोगों के मुताल्लिक कहा गया कि उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जाए। मगर उससे पहले उस मीटिंग में एक और मामला भी हुआ, और उस मीटिंग में यह हुआ कि क्योंकि इस वक्त ताकतवर तरीन वजीर हैं शजीर इनाम मेमन, जिसने तमाम मीडिया को इश्तिहारात दिए हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर इस वक्त तमाम चीजें उनके कंट्रोल के अंदर है। इस मीटिंग में एक एमपीए भी बैठी हुई थी, एक एमएनए खातून भी बैठी हुई थी। उस एमएनए खातून ने क्या कहा, उस एमएनए खातून ने यह कहा, अंदर की खबर दे रहा हूं, उसने कहा कि ये कैसे वजीर है, कि कैसे वजारत चलाई जा रही है, कि समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने सारे इश्तिहारात। आपको मालूम है सिंध हुकूमत ने मीडिया को कितने इश्तिहारात दिए, इसलिए सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई मीडिया क्यों नहीं बोलता है। आपको पता है पंजाब हुकूमत ने कितने इश्तिहार दिए, मैं बताता हूं आपको। दिए 8 अरब के इश्तिहारात टीवी चैनल्स को। कितने के? 8 अरब रुपए के इश्तिहारात, एक यानी सुबह सिंध हुकूमत ने 8 अरब और उधर से 8 अरब। आप सोचिए तो मीडिया खबरें कहां से चलाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हम जैसे लोग हैं शरपसंद, जो बाज ही नहीं आते। वो कहते हैं ना, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। तो अब क्योंकि हम लोग उनसे कंट्रोल में नहीं आते, तो कहा गया भाई इतना पैसा उनको खिलाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ शर पसंद है ये कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हम तो होंगे नहीं, हम तो सच बताएंगे। वहां पर कहा गया ये वजारत कैसे चलाई जा रही है, और काफी कड़ी तनकीद शजीर इनाम मेमन पर कुछ लोगों ने की। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, और उसके बाद ये शिकायत देख रही आगे। ये हो गया। इसमें 4 लोग कौन थे जिसके खिलाफ कहा गया, वो आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहले एक और खबर तो सुनते जाइए। एक और अंदर की खबर मुझे मिली है, और जब ये बात मैंने कही थी कि जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ मुहिम की बात की जा रही है, तो फिर आज तारीख जहन में रखिए, 19 सितंबर है जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। 18 सितंबर की शाम को एक वो शख्सियत एक्टिव हुई है जो पहले एक्टिव नहीं थी, जिसने सियासत से मना किया हुआ था। यानी कि मैं नाम दे रहा हूं जहां जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ तहरीक चलाने की बात की जा रही है, फातिमा भुट्टो। अंदर की खबर लेकर आया हूं। फातिमा भुट्टो कल बराह रास्त एक्टिव हुई हैं और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। ये एक सियासी मीटिंग थी, यानी कि फातिमा भुट्टो ने, ये जरदारी नहीं है, यानी हमें वहां तो कहना पड़ता है ना बिलावल भुट्टो जरदारी, यहां हमें कहना पड़ेगा फातिमा भुट्टो। फातिमा भुट्टो ने एक अहम मीटिंग कॉल की और बाकायदा पॉलिटिकली लोगों को जमा किया, जिसमें पंजाब से भी लोग आए, और एक अमार जान नाम का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है पॉलिटिकली, वो भी उसके अंदर आया। बहुत सारे लोग आए और ये मीटिंग फातिमा भुट्टो ने खुद शेयर की है। ये मैं आपको इशारा दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं, आइंदा के लिए पाकिस्तान दिवस पार्टी के हवाले से ये तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं। और उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, उसमें ये फैसला किया गया कि आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से 2 घंटे बाद 6 बजे के तमाम लोग रवाना हो रहे हैं लाड़काना। 20 सितंबर को किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स शायद लाड़काना के अंदर दाखिल ना हो सके, या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के कब्रों के पास जा नहीं सकेगा। वहां सिर्फ होंगे जुल्फिकार जूनियर, फातिमा भुट्टो और इनके लोग। मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, खबर दे रहा हूं। अब आइए अगली खबर, और उससे भी बड़ी बड़ी खबरें आपको देने वाला हूं। मुझ पर पाबंदी क्यों लगी आपको मालूम है? इसलिए पाबंदी लगी क्योंकि मैंने इजराइल का चेहरा बेनकाब किया था। मैंने कहा था कि वो किस तरह का जुल्म और सितम रवा रख रहा है। अब ये वीडियोस देखिए, मैं आपको ये वीडियोस दिखा रहा हूं, आप देखिए इन वीडियोस को। इसमें आपको ये एआई से बनी हुई वीडियोस नजर आ रही होंगी, जिसमें रोबोट एक गाड़ी चला रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये एआई से बनी हुई वीडियो को आप मत तस्लीम करें, यह हकीकत पर मबनी हुआ है। हुआ यह है कि जिस जुल्म और सितम के बारे में मैंने आपसे कहा था, इजराइल की फौज बराह रास्त गजा शहर के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने क्या किया कि रोबोट से गाड़ियां चलाई और उन रोबोट वाली गाड़ियों को जाकर बाकायदा शहरी आबादी के साथ टकरा दिया। 1000 अफराद शहीद हो चुके हैं सिर्फ 1-2 दिन के अंदर। सिर्फ 2 दिन ने 1000 अफराद को शहीद किया और दुनिया खामोश है। ये रोबोटिक गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है वहां पर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंकशाफात देने पर ही मेरे उस चैनल पर पाबंदी आई। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से। खबर चाहे शहर कराची की हो, पाकिस्तान की हो, दुनिया की हो, कहीं की भी हो, हम आपको जरूर देंगे। आइए एक और बड़ी खबर की तरफ लेके चलता हूं। खबरें खबरें और खबरें की खबरें दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हुआ यह है कि जनाबे वाला बड़ी खबर यह है कि आफाक अहमद साहब ने उसी मुतालबे को दोहराया है कि जिस पर कुछ दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बात की थी और उस पर काफी लेदे हुई थी। आपको याद होगा कि आफाक अहमद साहब ने पहले बयान दिया था, जिसके बाद खालिद मकबूल ने एक बयान दिया था, जिस पर बाद में बड़ी तनकीद की थी। किसने?
किसने किसने? सईद गनी ने। और सईद गनी की बात को इंडोर्स किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बात यह थी कि शहर के अंदर गैर मकामी इंतजामिया मौजूद है कि जिसकी वजह से शहर तबाह हुआ है। उसके बाद सईद गनी ने कहा था कि मुस्तफा कमाल ये कहते हैं कि खालिद मकबूल इंडिया के शहरी हो हुए थे, तो ये तो गैर मकामी हुए। इस बात को इंडोर्स किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आज आफाक अहमद साहब ने फिर उसी बात को दोहराया, यानी कि एनक्यूएम या शहरी आबादी की जो सियासत है वो इस वक्त ये बात कह रही है मुसलसल कि कराची शहर या हैदराबाद में गैर मकामी इंतजामिया मौजूद है। और ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत ही नागवार गुजर रही है, और इसी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची शहर के दौरे का मंसूबा बनाया। इस वक्त जहां सैलाब की सूरत हाल आ रही है, खासतौर पर केमाड़ी टाउन के अंदर TP1 की जगह पर आपको जाते हुए नजर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जब तक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी नहीं है, लेकिन बाद में आपको इसकी वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएगी, देख लीजिएगा। अब आइए जनाबे वाला एक और बड़ी खबर की तरफ। हमारे यहाँ तो मसाइल ही मसाइल और खबर पर खबर है, लेकिन भाईजान से फिर किसी ने राब्ता किया है। कौन से भाईजान से? यानी कि कामरान तेसोली साहब से। और भाईजान से राब्ता इसलिए किया गया है क्योंकि स्कीम 33 पर एक खत लिखा गया है और उसके साथ साथ कुछ और लोगों ने भी खतूत लिखे। 2 खत उन तक पहुंचे हैं और यह कहा गया है कि वो इस मामला में इंटरवीन करे। सबसे पहला मामला यह है कि एनक्यूएम के आपस के इख्तलाफात की सोशल मीडिया पर वीडियोस क्यों बनाई जा रही है और ये इख्तलाफात को हवा कौन दे रहा है, उस पर भाईजान बराह रास्त इंटरवीन करे। और दूसरा यह कि स्कीम 33 की जो आबादियों पर कब्जे हो रहे हैं उस पर भाईजान इंटरवीन। लेकिन भाईजान तो इस वक्त हैं चाइना के अंदर, और चाइना में जहां शिंगाई वाला मामला चल रहा है वहीं पर दीगर मामलात भी चल रहे हैं। यानी कि शिंगाई और कराची के दरमियान एक शहर की बात हो रही है, तो वहीं पर ये मामला भी अब उनके सामने रखे जा रहे हैं। 21 तारीख को उनकी आमद है और 22 तारीख को बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं। क्यों बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं? इसलिए क्योंकि जो 29 अरब रुपए के करीब करीब का जो फंड कराची शहर में सिर्फ एनक्यूएम के लोगों के पास आया है, जिसकी तकसीम का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसके हवाले से आवाजें आना शुरू हो चुकी है। भाईजान की गैर मौजूदगी में इतलात ये आ रही है कि मुख्तलिफ महकमे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो ये काम को एलोकेट कर रहे हैं, वहां पर ठेकेदारों से एक फरमाइश की इतलात आ रही है कि जनाब 40% एनक्यूएम के एमएनएस, 20% इदारा, मुबैना तौर पर ये इल्जाम आ रहे हैं, और बाकी 20% आप काम करें, बाकी 20% आपकी मर्जी। ये अफवाहें शहर में गर्दिश कर रही हैं, इसकी कोई सदाकत नहीं आ रही है, लेकिन इस पर भी इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है, इस पर भी लुक आफ्टर करने की बातें हो रही है कि ये फंड क्या वाकई में दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस्तेमाल करती है ऐसे रहेगा। ये अफवाहें भी मार्केट के अंदर गर्दिश करना शुरू हुई है कि इस फंड को एलोकेट कर इसको सही तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये एक और खबर आ रही है, और फिर खबर ही खबर। लेकिन खबर देखते देखते एकदम से खबर मेरे सामने आ गई और कहा गया कि जनाब सदर की जो बीवी है वो मर्द है या औरत। अभी पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब को किसी ने लेडीज सूट दे दिया था गिफ्ट में, तो लोगों ने बड़ी बात कही थी, लेकिन यहां तो एक मुल्क के सदर पर यह बहस हो रही है कि जनाब उसकी बीवी मर्द है या औरत है, और ये बात हो रही है फ्रांस के सदर की। अब आप कहेंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूं जनाब, वहां पर बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स हुए, बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो बेसिकली अमेरिकी सदर की फ्रांस के सदर की जो बीवी है वो पहले मर्द थी और अब वो औरत हो गई है। अब फ्रांस के सदर के जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाए कि जनाब हम ये बात को ले जाकर साबित करेंगे कि ये औरत ही है, इसके बारे में जो मर्द का इल्जाम लगाया जा रहा है ये गलत है। मैं ये बात क्यों कहता हूं, ये खबर मैं वैसे ही नहीं दे रहा, हमारे यहाँ औरत और मर्द के हवाले से एक अलग ही बहस पाई जाती है, एक अलग ही मामला पाया जाता है, मगर अब एक बहुत बड़ा मामला हुआ है यहाँ पर आजकल। जब से कराची शहर में चीजें कंट्रोल लावारिसियत हुई है, तो यहाँ पर डॉन बहुत सारे बन चुके हैं। तो एक डॉन साहब ने मुख्तलिफ एक डॉन साहब के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और एक काले धंधे से वाबस्ता है, उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को फोन किया और फोन करके कहा कि जनाब आप एक खबर लगाएं। है साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने खबर लगवाई जमात इस्लामी के फेवर की और जमात इस्लामी के प्रोग्राम को कवर करने की। डॉन है, मर्जी है, लेकिन टीवी चैनल्स बखुदा ऐसे लाइन में लगकर उनका काम किया कि मत पूछिए, हाँ सर आइए, हाँ सर आइए, हाँ सर आइए, हाँ सर आइए, हाँ सर आपकी खबर, और हेडलाइनों में चलाई खबर, जबकि वो खबर हेडलाइन के मवाद की थी नहीं। और मेरे लिए खबर ये थी कि किस तरीके से यहाँ के मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है, और मीडिया सिर्फ वो खबर देता है कि जो उसको दबाव देता है। इसी वजह से यह खबर भी आपके सामने नहीं आ सकी। और कौन सी खबर आपके सामने नहीं आ सकी है कि एनक्यूएम के वो 2 रहनुमा के जो लापता थे, इसके अलावा जो बाकी 3 लोग थे वो तो आ चुके हैं अपने अपने घरों को, लेकिन ये टोटल 5 लोग थे जिसमें से 2 लोग लापता थे। निसार कमर साहब और अनवर तरीन साहब अभी तक नहीं आए थे, जिसके हवाले से पटिशन हाईकोर्ट में डाली गई थी। आज 19 तारीख थी और इस हवाले से समात का आगाज हुआ। तो सब लोग तो इस बारे में खुश थे कि हाँ भाई मुख्तलिफ इदारों को फौरन नोटिस भेज दिया जाए, कि इसको भी कहा जाए कि बताया कि आपके पास है क्या नहीं है, बताया आपके पास है क्या नहीं है, बताया कि आपके पास है क्या नहीं है। लेकिन जज साहब ने अगली तारीख दी 22 अक्टूबर की, यानी एक शख्स 2 लोग लापता है और तारीख दी है 22 अक्टूबर की। आज
19 सितंबर है, तारीख है 22 अक्टूबर की। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी इतनी लंबी तारीख पड़ी थी और इस दौरान वो खुद आ गए थे। तो हमारे यहाँ पर तो तारीख इसी तरह दी जाती है। अभी तारीख का ही मसला है कि अब जज यहाँ पर हद ये हो गई है हमारी जुडिशरी का निजाम कि जज अब खुद अपने हुकूक के लिए अपने केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। ये फुटेजेस आपको मैं दिखा सकता हूं कि जिसमें आपको नजर आएगा कि जज खुद इस्लामाबाद के जज 5 जज जाकर अपने हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि भाई हमें इंसाफ दे दो। तो अब यहाँ पर छोटे का इंसाफ और बड़े का इंसाफ और बड़े से बड़े का इंसाफ, पता नहीं किसको क्या इंसाफ चाहिए। हैरत अंगेज बात ये कि इसमें कई बड़े नामवर जजेस शामिल हैं कि जो उधर गए। चलता रहता सिलसिला, चलते रहने दीजिए और चलते रहने दीजिए। यहाँ अदालती निजाम बस इसी इसी तरह से चलता रहेगा और ऐसे ही मामला होते रहेंगे। अच्छा, एक और खबर की तरफ चलते हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि खास तौर पर पाकिस्तान के जो BGISPR यानी कि पाकिस्तान की फौज के जो तर्जुमान है, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है। और उस अहम बयान में जो हमारे लिए खबर का अंसर था, वो तो जाहिर उन्होंने इस बात में कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है, बाकायदा उसमें इंडियन के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन हमारे मुतालिक ये जो एक आम शहरी मुतालिक जो उसमें बड़ा एलिमेंट जो खबर का था, उन्होंने कहा कि इन तमाम कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफगान गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे हैं। ये बड़ी अहम खबर है। और जो ये अफगान बाशिंदों के मुतालिक बात कही जा रही है कि बाकायदा DGISPR ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफगान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आबाद है, वो इस सारे नेटवर्क को चला रहे हैं, इंडियन प्रवासी को। तो जाहिर इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत और इंतजामिया कई बार कह चुकी कि अफगानियों को यहाँ से निकाला जाए। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ईरान जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, उस तरह की कार्रवाई अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही है। आप पाकिस्तान में जाइए, इस वक्त कराची शहर के अंदर अगर आप मौजूद है तो आपको बेतहाशा अफगानियत से नजर आएंगे जिन्होंने जायदादें बना ली है। अगर आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाएं तो वो घर ले रहे हैं। मेरे पास एक इत्तला ये आई है कि कुछ अफगान बाशिंदे बाकायदा पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 20-20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर वो पुलिस के अंदर सिपाही भी भर्ती हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इत्तलात हमारे पास आ रही है। लेकिन यहाँ पर वो जो पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन या नीचे सूबाई हुकूमतें करती हुई नजर नहीं आ रही। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने भी कहा कि जनाब यहाँ पर अफगानियों को नहीं निकालना चाहिए और अफगानियों को रहना चाहिए। अच्छा, आज उनको वीडियो लिंक के जरिए जाहिर आना था और GHQ यानी कि पाकिस्तान के GHQ जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज के मरकज पर जो हमला हुआ था उस हवाले से केस में, लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया। दूसरी तरफ से मरियम नवाज चिल्लाई है कि इसको क्या पता, ये जेल में बैठा हुआ है, पाकिस्तान बहुत बदल गया है और ऐसा है और वैसा है। ये बयानबाजियां और इधर का सिलसिला एक तरफ। लेकिन वाकई में कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत और रियासतें वाकई में अगर पाकिस्तान के अंदर हम चाहती है और उनकी पॉलिसी है कि अफगान शहरियों को यहाँ से निकाला जाए, तो फिर इस हवाले से अब ये जितना काम डिले होता जा रहा है, उनके रूट्स उतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस पर ग्रैंड ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त कम। अगले व्लॉग के अंदर वो 4 लोग रह गए, लेकिन 4 लोगों के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू करनी है। और हाँ, 4 लोगों से मुझे एक और याद आया कि हमारे सिंध के कराची से ताल्लुक रखने वाले एक वफाकी वजीर बने हैं। उन वफाकी वजीर के पास 6 लोगों को मुलाजमतें दी गई कराची से कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसमें से इस्लामाबाद 2 लोगों को मुंतकिल किया गया और 4 लोग जो है वो कराची के अंदर है, जो उनके बड़े करीबी तस्वुर किए जाते रहे हैं, जिसमें से 3 लोग बड़े करीबी तस्वुर किए जा रहे हैं। उनमें से 2 को इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी चाहिए थी। ये दोनों गाड़ी लेने के लिए पहुंच गए वहां पर सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी ने वजीर को कहा, यार ये क्या लोग आप? फिर वजीर ने क्या मामला किए, ये गलत तफसील है। और वो 5 लोग 6 लोग कौन है, और उनको बाकायदा जो लोग उनके पर्सनल एम्प्लॉयज थे उनको किस तरीके से, यानी पर्सनल एम्प्लॉय नहीं जो खुद उनके साथ चलते थे, वो किस तरीके से उनको जो है बाकायदा मुलाजमतें कॉन्ट्रैक्ट पर दिलवाई गई है वहां के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। कराची का MQM की जमात के वफाकी वजीर की कहानी बता रहा हूँ आपको। रिपोर्ट में नजर सब पे रखता हूँ, अगर कभी कभार नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं कि खबर नहीं है। खबर हम सबकी रखते हैं